समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें अलग अलग कुछ कंडीशंस होती है, जैसे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, और तीनों ही बराबर है। a1/a2 बराबर है b1/b2 के और b1/b2 भी बराबर है c1/c2 के। तो इसके क्या हल होते हैं? तो जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इसका अद्वितीय हल है। हल की बात करें तो ये संगत है। फिर प्रतिच्छेदी, तो रेखाएं कैसी है? तो प्रतिच्छेदी है। ठीक है। फिर अगर ये दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई भी हल नहीं है। और अगर कोई हल नहीं है तो वो कैसा है? असंगत है। और रेखाएं कैसी है? समांतर है ना। जैसे रेखाएं हमें दिख रही है समांतर रेखा, एक ही रेखा, ये रेखा एक दूसरे को टच भी नहीं कर रही, इसको समांतर रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी कैसी होती है? ये एक रेखा है, दूसरी रेखा, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, यहाँ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखा। और इसका इसीलिए अद्वितीय हल है क्योंकि ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। फिर अगर सभी बराबर हो जाए तो क्या होगा? ये सब बराबर हो जाए, जैसे ये तीनों ही बराबर है, तो इसके क्या हल है? अनेक हल है, संगत है और रेखाएं संपाती। अभी रेखाएं संपाती कैसी होती हैं? तो रेखाएं संपाती का मतलब एक रेखा, ठीक है, उसी में देखें तो एक और रेखा अगर हम खींच दें, ये एक और, तो ये क्या कर रही है? हर बिंदु पर टच कर रही है इसको, है ना, ये हर एक बिंदु पर इसको टच कर रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इसके अनेक हल हैं क्योंकि अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं। तो ये इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाता है। अब इसका आगे देखते हैं। अब अगला देखें। अगला हमें दिख रहा है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा। तो इसका कैसा हल होगा? देखो, इसमें गुणांक देखने पड़ते हैं। तो इस वाले में अगर गुणांक देखते हैं हम, तो इसका गुणांक 1 दिख रहा है हमें, है ना। इसका गुणांक कितना दिख रहा है हमें? 1 दिख रहा है, तो यह 1 आ जाएगा। बटे में इसका गुणांक कितना दिख रहा है? -3 दिख रहा है। फिर बराबर देखें कि ये क्या आ रहा है ना। अब ये तो a1/a2 बन गया। फिर b1/b2 देखते हैं, 2 और बटे में कितना है यहाँ पर? तो ये -6, क्योंकि इसमें y का गुणांक -6, तो ये तो हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 3 6। तो ये दोनों बराबर आ गए, है ना, यानी कि 1/-3 1/बना। अगला वाला देखें तो 5/1 दिख रहा है, तो अगला तो बराबर नहीं दिख रहा है। ये दो क्या हो गए? बराबर आ गए। जब ये दो बराबर आ गए तो हमें समझ में आता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसका कौन सा हल है? तो इसका कोई हल नहीं है ना। अगर यही देखे तो ये दिख रहा है, देखो हमें ऐसी कंडीशन आ गई ना, ये वाली कंडीशन आ गई, इसलिए इसका कोई हल नहीं है ना, इसमें कोई हल नहीं है। ठीक है, तो दिखा कोई हल नहीं है। फिर x माइनस 2y बराबर 0, ऐसी रेखाएं कैसी है? तो प्रतिच्छेदी है, क्योंकि इसमें अगर देखें हम तो यहाँ दिख रहा हमें 1/3। फिर दूसरे में देखें तो -2/4, यानी कि ये हमें दिख गए 1/2। तो ये तो कहीं से कहीं तो 1/3 1/2 के बराबर नहीं दिख रहा हमें, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है ना, इसलिए दोनों ही बराबर नहीं हो। तो देखो क्या हल होता है? दोनों ही बराबर नहीं है तो इसका एक अद्वितीय हल होता है ना। इसका क्या है? एक अद्वितीय हल है। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल है। बस ये हुआ। आगे और ऑब्जेक्टिव है, जैसे ये वाला देखा, समीकरण x प्लस y बराबर 5 में x बराबर 1 है, तो y का क्या मान होगा? देखो, इसको हम रख के भी देख सकते हैं। हम इसको रख के देखते हैं कैसे। ये देखो, x बराबर कितना 1 बोल रहा है, तो इस x की जगह हम 1 रखेंगे, यहाँ 1 प्लस y बराबर 5। अब देखो, y तो अपनी जगह है, जैसे ही ये 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का। और अगर हम 5 में से 1 को घटा देते हैं तो फिर कितना बन जाता है? ये 4 बन जाता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे कैसे नीचे वाला जो एक और क्वेश्चन है उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं हम। ये बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर 8 है, तो x बराबर 3 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब x बराबर 3 है तो y का मान कैसे? तो x का मान तो 3 रख दो, प्लस y बराबर कितना? 8। ठीक है, y तो अपनी जगह रहेगा, जैसे ही 3 उधर जाएगा तो काय का बनेगा? माइनस का। और अगर हम माइनस कर देंगे तो निकलेगा कितना? 5। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बस ये इसके 5 ऑब्जेक्टिव, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए हैं इस चैप्टर 3 के लिए। और यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो 100% आता है, कभी कभी 2 भी आ सकते हैं यहाँ से,
अब अगला जो चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण। यहाँ से अपने पास दो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे यहाँ से? दो ऑब्जेक्टिव। द्विघात समीकरण से दो ऑब्जेक्टिव। पहला है विविक्तिकर का सूत्र लिखिए, है ना, विविक्तिकर का सूत्र लिखिए। तो ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ऑब्जेक्टिव याद करें। फिर ये बोल रहा है द्विघात समीकरण में विविक्तिकर का मान क्या होगा? तो इसका कितना होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस वाले समीकरण से ए बी सी के मान निकालेंगे और जैसे ए बी सी के मान निकलेंगे उसके बाद हम विविक्तिकर निकाल लेंगे। तो क्या होता है ए बी सी? तो इसमें अगर देखें तो ए तो 1 हो गया, है ना, और बी कितना हो गया? तो बी ये -4 हो गया और सी 4 हो गया। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी है अगर यहाँ पे 4, तो इस 4 का वर्ग करेंगे, देखो -4। फिर ए कितना है यहाँ पर? तो ए 1 है, ठीक है। सी कितना है? तो 4 है, ठीक है। इनका सबका क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, फिर -16 और 16 में 16 घटाए तो 0, इसलिए इसका मान क्या उतना बनेगा? 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर d बराबर अगर 0 है तो क्या होता है? तो d बराबर अगर 0 है यानी कि बी स्क्वायर बराबर 4ac के, तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। मूल वास्तविक और समान जब d बराबर 0 हो, समीकरण के दो मूल बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होते हैं और d बराबर 0। फिर अगर d बड़ा है 0 से, इसका मतलब d का मान पॉजिटिव आ जाए, धनात्मक आ जाए, यानी बी स्क्वायर बड़ा है 4ac से, तो मूल वास्तविक तो है लेकिन समान नहीं है, क्या है? असमान है। लेकिन अगर d छोटा आ जाए, माइनस में आ जाए, तो बी स्क्वायर छोटा है 4ac से, तो मूल होगा अवास्तविक और असमान, अवास्तविक असमान, मूल हो जाएंगे अवास्तविक और असमान, ठीक है। अगला देखें द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो मानक रूप का मतलब होता है पहले 2 घात, फिर 1 घात और फिर बिना घात वाला, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण के मानक रूप का सूत्र है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो इसके द्विघाती सूत्र क्या होगा? तो इसका द्विघाती सूत्र होगा, यहाँ लिखा हुआ है, कितना होगा ये? तो ये होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक बार फिर से, -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये द्विघाती सूत्र है, x के बराबर इसका मान होता है। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे अच्छे से याद करेंगे। अब अगला है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर है। तो अब इसका हमें विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। तो विविक्तिकर का सूत्र कौन है? तो वही बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac करके एक बार देख लेते हैं। तो इसमें ए बी सी तो पता है हमें, ये a है 3, b कितना है? a तो हो गया अपना 3, b कितना हो गया? तो ये 2 हो गया, c कितना हो गया यहाँ पर 1/3। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह तो 3 हो जाएगा, ठीक है। c की जगह कितना हो जाएगा? 1/3। ध्यान समझे तो 3 से 3 कट गया, 2 का वर्ग आ जाएगा 4, -4 घटा दिए, कितना बचा? 0। इसमें विविक्तिकर का मान कितना होगा? कहाँ दिया है? इसमें यहाँ पे। तो विविक्तिकर का मान कितना हो जाएगा? 0, ये इसका मान बन गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आगे वाला ऑब्जेक्ट क्या है? द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल हो सकते हैं। तो द्विघात समीकरण का नाम ही इसलिए क्योंकि इसकी घात 2 है और इसके शून्यक भी कितने हो सकते हैं? 2। तो चैप्टर 4 जो है ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से कितने नंबर का आ सकता है? तो इस वाले से हमें 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में दिखाई देंगे। कितने नंबर के? 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव हमें दिखाई देंगे। तो ये 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव हमें अच्छे से कर लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कुछ थे। अगले अगर है अपने पास है समांतर श्रेणियाँ, एपी सीरीज़, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। तो एपी सीरीज़ में क्या है? एपी में एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र तो वही सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एपी में एन पदों के योगफल, है ना, एन पदों के योगफल, यहाँ पे एनवा पद था, यहाँ पे एन पद का योगफल है, एन पदों का योगफल का सूत्र। तो एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दोनों में है, इसमें केवल आगे n/2 और 2a करना है बस। फिर इसका 10वां पद ज्ञात करने का बोल रहा है ये, तो एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे यहाँ पर a तो 10 हो गया, है ना, तो a कितना हो गया यहाँ पर? तो जो प्रथम पद होता है वो 10 है, ठीक है।
आप सार्वंतर कैसे निकालेंगे? तो इनको घटा दो, तो इसका जो डी निकलेगा वो होगा माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 हो गया। फिर n कितना हो गया? तो यहाँ पर n हो गया 10। अब इसका 10वां पद ही पूछ रहा है, तो फॉर्मूला कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब a की जगह कितना रख देंगे? तो 10 रख देंगे, प्लस n माइनस 1, तो यहाँ देखो 10 माइनस है, और d की जगह कितना? माइनस 3, तो ये तो 10 ऐसा कैसा, प्लस यहाँ कितना बन गया 9, और गुणा में माइनस का 3, तो देखा गया तो 10 में से 27 को घटाना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, तो ये घटाने पर, तो बस इसका माइनस का 17 इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर अगला है एपी में कौन सा पद ज्ञात करना है? हमें 11वां पद ज्ञात करना है, जैसा अभी किया था। इसका 22 है, इस वाले में सार्वंतर निकालना। सार्वंतर बहुत आसान है। सार्वंतर क्या करना होता है? बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करना होता है, यानी कि 7 माइनस 12 करना होता है। तो इसको घटा देंगे तो कितना बनेगा? माइनस का 5 बन जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं एपी में 5, 10, 15 का 10वां पद, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि 5 धाम 50, इसलिए इसका 10वां पद 50 हो जाएगा। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप जब भी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ये इसका क्या बन जाएगा? व्यापक रूप, ठीक है। फिर इसमें पदों की संख्या कितनी है? तो जैसे अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था 10वां पद निकालने के लिए, वैसे ही इसमें n को निकालना रहेगा, तो वो आ जाएगा 34। तो एपी में एपी जो भी दे रखी रहती है उसमें पदों की संख्या भी निकाल सकते हैं। सूत्र वही यूज़ होता है, ये वाला जो लिखा है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब नया चैप्टर, बस इनमें सब में ना केवल 5-5 ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, तो आपको 5-5 ऑब्जेक्टिव अगर कर लेते हैं तो 1 या 2 ऑब्जेक्टिव जो आ रहे हैं एग्जाम में वो यहाँ से कन्फर्म बनेंगे। ये बोल रहा आर त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणित थीटा बटे 360, चाप की लंबाई 2 पाई आर गुणित थीटा बटे 360, वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? उसकी परिभाषा, वृत्त के त्रिज्याखंड को परिभाषित कीजिए, त्रिज्याखंड को परिभाषित कीजिए। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, देखो त्रिज्याखंड वैसे बनता कैसे है, तो ये मान लो कि वृत्त बन गया है ना, यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, तो इस पूरे वाले भाग को क्या कहते हैं हम? त्रिज्याखंड। ये हो गया त्रिज्याखंड। अब ये त्रिज्याखंड कैसे बना? तो ये 2 त्रिज्याओं के द्वारा घिरा हुआ है और साथ ही इस चाप से भी घिरा हुआ है। तो इस परिभाषा में हम यही बोल रहे हैं, है ना, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो त्रिज्याखंड कहलाता है। 2 त्रिज्या एक ही और एक ही हो गई, और ये संगत चाप 2 त्रिज्या तथा एक संगत चाप के द्वारा घिरा हुआ हो उसे हम त्रिज्याखंड कहते हैं। फिर वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये वाले जो 5 ऑब्जेक्टिव है ये परीक्षा में आए हुए हैं। ये 2019 से लगा करके 2024 तक के सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें आ गए हैं ना। 2019 से 2024 तक के 5 ऑब्जेक्टिव के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव्स आ चुके हैं। तो इनको बहुत अच्छे से करें, इनमें से ऑब्जेक्टिव आना ही आना है कन्फर्म। ठीक है बच्चों, आगे के ऑब्जेक्टिव्स फिर अगली क्लास में देखेंगे।